as dead if we do not have energy. पहले डायबिटीज के मुख्य दो कारण होते थे। आज से 20 साल पहले डायबिटीज के मुख्य दो कारण होते थे और तब तक हमारे लिए चिंता का विषय नहीं था। दो कारण था, पहला हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब होता है अनुवांशिकी। हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को डायबिटीज होता तो हमें होने की संभावना थी। और दूसरा कारण था राजरोग, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कि हम खाना पीना खाते थे और शारीरिक श्रम कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। समाज में ऐसे बहुत कम लोग होते थे। जब तक ये दो कारण था हमारे लिए चिंता का विषय नहीं था। पर हम लोग जो भारत सरकार को रिपोर्ट सबमिट किए थे उसमें दो कारण का और हम लोग सर्वे किए थे और उस दो कारण को ऐड किए थे। वो दो कारण हैं, पहला टॉक्सिन कि हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा होता है तो कुदरत हमारे लिए आंख का, नाक का, कान का सारा व्यवस्था किए तो उनको टॉक्सिन को भी निकालने का कोई व्यवस्था करना चाहिए था। कुदरत ने कितना सिस्टम सही बनाया है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि 70 लाख करोड़ सेल्स को सही तरीके से चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जो टॉक्सिन पैदा होता है उसको भी निकालने का उनका कोई ना कोई प्रबंध करना चाहिए था कुदरत को। आपके ध्यान में मैं लाऊंगा कि कुदरत हमारे शरीर में व्यवस्था किए थे जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन करके हार्मोन है जिसका काम था टॉक्सिन को बाहर निकालने का। पर आज से जब शरीर बना था उस समय हमारे शरीर में टॉक्सिन बहुत कम पैदा होता था, तब काम करता था ग्लूटाथियोन। आज के दिन में ग्लूटाथियोन काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। टॉक्सिन कहां से पैदा हो रहा है? जो खाना हम लोग खा रहे हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, जिस मिट्टी से रोटी दाल सब्जी पैदा हो रहा है वो मिट्टी दूषित हो गया है। वो मिट्टी दूषित हो गया है और उस दूषित मिट्टी क्यों दूषित हुआ है? बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। हम लोग रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का आंख मूंद के उपयोग कर रहे हैं और उसके कारण हमारा खेत दूषित हो गया है। सबसे ज्यादा खेत दूषित हुआ है हमारे पंजाब में। पंजाब में एक ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, वो जयपुर तक जाती है। कैंसर ट्रेन फिरोजपुर के आजू बाजू से एक ट्रेन चलती है जिसमें पूरा के पूरा कैंसर लोग लेके जाते हैं। और वहां पे तो यहां तक पता चला है कि एक नवजात शिशु के मां का दूध का टेस्टिंग हुआ था तो उसमें क्लोरोफाइरिफॉस मिला। क्लोरोफाइरिफॉस किसान कीड़ा को मारने के लिए यूज करता है, जहर। वो क्लोरोफाइरिफॉस डायरेक्ट दूध में मिला। आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हमारा भोजन दूषित हो गया है। जो खाना हम लोग खा रहे हैं कितना दूषित हो गया है, किसके कारण? बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। और उसके कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा होता है। दूसरा कारण है जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन इज ए पार्ट ऑफ एयर, ये हवा का भाग है और हवा दूषित हो गया है। हवा दूषित हो गया है। क्यों दूषित हुआ? पहला, ऑटोमोबाइल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा है। और तीसरा, हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं। दिनों दिन हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान में लाऊंगा ऑक्सीजन की चर्चा करते समय। हम लोग एक दिन में जितना ऑक्सीजन लेते हैं, यदि उसका मीटर लगा दिया जाए, जैसे बिजली का मीटर लगता है और हम लोग पेमेंट करते हैं, वैसे एक मीटर लगा दिया जाए तो एक दिन का कॉस्ट आएगा 2000 रुपये। हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, यदि इसमें मीटर लगा दिया जाए और बिल पेमेंट की बात चले तो एक दिन में हम लोग ऑक्सीजन कितने रुपए का ले रहे हैं? 2000 रुपए का। पर हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोग में से कितने लोग हैं जो कम से कम एक पेड़ लगाया हो? हमने कभी सोचा? हम नहीं सोचते। हम कभी नहीं सोचते। तो फिर सवाल करेंगे, मैं तो जॉब में हूं, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं पेड़ कहां लगाऊंगा? सरकारी जमीन पे पेड़ लगाने के लिए कोई रोक रहा है? सरकारी जमीन पे यदि आप पेड़ लगाने जाएंगे, आपको कोई, मेरे हिसाब से कोई नहीं रोकता है। जस्ट मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि इसमें हम और आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं और हमारा हवा दूषित हो गया है। और हवा दूषित होने के कारण जो भी ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा हो रहा है। अब आपके ध्यान में आ रहा है कि टॉक्सिन खाने से पैदा हो रहा है, टॉक्सिन हवा के लेने से पैदा हो रहा है। और तीसरा, तनाव। आज से 20 साल पहले तनाव नाम का कोई शब्द नहीं था। आज से 20 इयर्स बैक तनाव नाम का कोई शब्द नहीं था। एक शब्द था जिसको हम लोग कहते थे टेंशन, वो आज भी है। तनाव एकदम सूक्ष्म रूप है टेंशन का। और दो प्रकार का होता है तनाव। तनाव दो प्रकार का होता है, एक मानसिक होता है और दूसरा शारीरिक होता है। शारीरिक तनाव हम किसको कहते हैं? रात में किसी भी कारण से आपको नींद अच्छी नहीं आएगी तो शारीरिक तनाव होगा।
कारण कुछ भी हो, पर रात में नींद अच्छी नहीं आती है तो हमें शारीरिक तनाव होता है। दूसरा, गर्मी के दिनों में ऑल ऑफ ए सडन टेम्परेचर सूट करता है तो शारीरिक तनाव होता है। बहुत ज्यादा हमारे शरीर से पसीना निकले तो आप समझ जाइए कि वो शारीरिक तनाव का रूप है। ठीक उसी प्रकार से ठंड के दिनों में ऑल ऑफ ए सडन टेम्परेचर डिप डाउन हो जाता है, और जब टेम्परेचर डिप डाउन हो जाता है हमें बहुत ठंड लगती है, वो भी उसके कारण भी हमें शारीरिक तनाव होता है। और जब भी शारीरिक तनाव होगा तो आप मेरी बात पे यकीन करें, हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा होता है। मानसिक तनाव क्या है? आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, चलिए पावर नहीं है फिर भी चलेगा क्योंकि अपने हेल्थ के बारे में समझना है, पर किसी कारण से मैं यहाँ पे 7 बजे तक नहीं आता तो आप लोगों को मानसिक तनाव होता है, क्योंकि 7 बजे कहीं ना कहीं आज संडे के दिन है, आप लोगों का सोशल एक्टिविटीज होता है, सोशल ऑब्लिगेशन है, फैमिली ऑब्लिगेशन है, कहीं फैमिली के यहाँ जाना है, सोशल में जाना है, और 7 बजे तक मैं नहीं आता तो आप लोगों को परेशानी होती, मानसिक परेशानी। और उस मानसिक परेशानी को हम क्या कहते हैं? मेंटल स्ट्रेस। वाइस वर्सा, मैं यहाँ पे आ गया और आप लोग नहीं आते तो मैं कहां से आया हूं? मैं बहुत दूर से आया और 24 घंटा से ऊपर ट्रेवल करके हम आए हैं, और 24 घंटा ट्रेवल करने के बाद आप लोग नहीं आते तो मेरा आना तो व्यर्थ जाता, तो मुझे मेंटल स्ट्रेस होता है। आप समझ रहे हैं? और जब भी स्ट्रेस होगा तो आप मेरी बात पे यकीन करें, हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा होता है। तो सबसे बड़ा टॉक्सिन पे बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका शुगर लेवल 350 से नीचे नहीं आ रहा। 6 मार्च से 16 मार्च बैंगलोर में जिंदल नेचुरोपैथी में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और 10 दिनों तक 90% केवल इस पे काम हुआ कि उनके शरीर से टॉक्सिन को निकाला जाए, और टॉक्सिन को निकालते शुगर लेवल 350 से 190 पे आया था। मतलब हमारे जीवन में टॉक्सिन कितना हैवक प्ले कर रहा है वो आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि टॉक्सिन हमारे जीवन में कितना हैवक प्ले करता है। और दूसरा, पहला कारण है टॉक्सिन, दूसरा कारण हमने आपको बताया पोषक तत्व। पोषक तत्व हमें कहां से मिलता है? खाने से। खाना हम किस लिए खा रहे हैं? खाना हम लोग किस लिए खा रहे हैं? एनर्जी और पोषक तत्व के लिए, कि पोषक तत्व का काम है हमारे सेल्स को पोषित करने का। पर मैं आपके ध्यान में लाऊंगा कि हमें पोषक तत्व खाने से मिल रहा है। खाना किसका भाग है? पौधा का भाग है। और पौधा को पोषक तत्व कहां से मिल रहा है? पौधा को जमीन से मिल रहा है। पर पिछले 20-25 सालों में जैसा मैं बताया, हमने इतना केमिकल फर्टिलाइजर डाला है। गोबर खाद, पहले हम लोग क्या डालते थे? गोबर खाद। गोबर खाद और केमिकल फर्टिलाइजर में डिफरेंस ये है कि गोबर खाद जब आप खेतों में डालते हैं तो जितना न्यूट्रिशन वो पौधा को देगा दिया, और बाद में 3 से 6 महीने में डिकम्पोज होके वो भी मिट्टी का भाग हो जाता है, वो भी मिट्टी का भाग हो जाता है गोबर खाद। पर हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। महज 30 to 35% ही वो पौधा को देता है। जितना हम डालते हैं उसका 30 to 35% ही पौधा ले पाता है, बाकी 10 to 15% इवेपोरेट होता है, और जो बाकी बचता है वो हमारे खेतों में रह जाता है। वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो ना सड़ता है ना गलता है। जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग डालते हैं बाय वर्च्यू ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर, वो ना डिकम्पोज होगा, ना सड़ेगा, ना गलेगा, और हमारे खेतों में एक लेयर बन जाता है। और उस लेयर के बनने के कारण हमारा खेत क्या हुआ है? हार्ड हो गया। कैसे पता चलेगा? जो लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, जब वो मानसून के समय, बारिश के समय अपने खेतों में जाएंगे तो बारिश के समय में आज से 20 साल पहले आप खेतों में जाते हैं तो आपको केचुआ मिलता। केचुआ समझते हैं? अर्थवर्म। आज आप खेतों में जाएंगे तो आपको अर्थवर्म नहीं मिलेगा। आपने कभी सोचा अर्थवर्म क्यों नहीं? क्योंकि अर्थवर्म वहीं पे जन्मेगा, पलेगा, पनपेगा जहां पे सॉफ्टनेस होगा। आज उसकी खेती होती है, गोबर लोग लाएंगे, हम लोग खेती करते हैं उसका। केचुआ का खेती करते हैं, क्या कैसे करते हैं? गोबर लाते हैं। गोबर क्या होता है? बाय नेचर सॉफ्ट होता है। उसमें हम पानी डालते हैं तो और सॉफ्ट हो जाता है। उसमें एक केचुआ डालेंगे तो 45 से 60 केचुआ होगा। ये केचुआ 45 से 60 केचुआ में तब्दील होता है, जबकि खेतों में हजारों केचुआ होता था। आज के दिन में केचुआ नहीं मिलेगा। वो इस बात का संकेत है कि हमारा मिट्टी हार्ड हो गया है, और जब मिट्टी हार्ड हो गया तो पौधा उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। पौधा गेहूं चावल दाल प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, और जिसके कारण हम लोग जो खाना खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं? जो हमारे पिताजी और दादाजी खाते थे खाना, हम लोग क्या खा रहे हैं? वही खाना खा रहे हैं आज के दिन में भी जो हमारे पिताजी और दादाजी खाते थे। पर खाना खाने में वो न्यूट्रिशन नहीं है, पोषक तत्व नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। तो
खाना खाने का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा है। खाना खाने में हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो खाना खाने में कमी करते तो आप यहाँ पे देखिए, हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें करीब करीब 60% लोगों का टम्मी कुछ ना कुछ बाहर है। टम्मी बाहर आने का मतलब क्या है कि हम लोग खाने में कहीं कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। 4 रोटी खाना है तो 4 रोटी खाते ही है, 6 रोटी खाना है 6 रोटी खा ही रहे, पर खाना खाने के बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, पर जो पोषक देंगे डायबिटीज कहते हैं, इसी को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज के बारे में जो किंवदंती है, किंवदंती क्या है कि एक बार डायबिटीज आ गया तो हमारा साथ निभाएगा। आप लोग कहां तक सहमत है मेरी बातों से कि इस तरह की एक मान्यता है कि डायबिटीज एक बार आ गया तो पूरे जीवन निभाएगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया, डायबिटीज के बदलते रीजन जो मैंने बताया रीजन, भारत सरकार 2014 में डायबिटीज को एपिडेमिक डिक्लेयर किया है। एपिडेमिक का मतलब समझते हैं, महामारी। मतलब हमको और आपको तब तक डायबिटीज नहीं है जब तक एक बार हम लोग जाके टेस्ट न करा लें। रिसेंटली मेरे ऑफिस में एक सर्जन बॉम्बे से आए थे, मेरे से मिले, वो बोले डॉक्टर साहब मैं एकदम हेल्दी हूं, मुझे डायबिटीज नहीं है। मैं उनको यही बात कहा कि साहब डायबिटीज आज के दिन में हमको और आपको तब तक नहीं है जब तक हम एक बार टेस्ट न करा लें। बहुत ही सिंसियर थे, बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने अपना टेस्टिंग कराया और उनका शुगर लेवल 180 आया। मतलब जब तक आप एक बार टेस्ट न करा लो तब तक ये कहना कि हमको डायबिटीज नहीं है आज के दिन में रिस्क है। यहां पे 2 शब्द मैं यूज करूंगा। एक शब्द है जिसको हम लोग केमिकल कहते हैं, एक शब्द है जिसको हम लोग केमिकल कहते हैं और दूसरा शब्द है जिसको हम फाइटोकेमिकल कहते हैं। एक शब्द को हम लोग केमिकल कहते हैं और दूसरा शब्द है जिसको हम लोग फाइटोकेमिकल कहते हैं। केमिकल का मतलब हुआ जो न्यूट्रिशन होता है, जिसको हम लोग मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम कहते हैं, ये यदि एक फैक्ट्री में बनाया जाए तो केमिकल होता है। आप समझ रहे हैं, जो न्यूट्रिशन की मैं बात किया, विटामिन का, प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, तो ये जब हम एक फैक्ट्री में बनाते हैं तो उसको हम केमिकल कहते हैं। जो आप एलोपैथ दवा खाएंगे, चाहे वो ब्लड प्रेशर का हो, डायबिटीज का हो, उसमें देखेंगे 2-3 केमिकल से ज्यादा नहीं रहता है। फाइटोकेमिकल एक साथ आप 150 फाइटोकेमिकल भी खाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ देगा, नुकसान नहीं देता है। अब यहाँ पे डायबिटीज के लिए आप देखिए, शुगर को एनर्जी बनाने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट है बीटा सेल और दूसरा पार्ट है रिसेप्टर। बीटा सेल और रिसेप्टर को हेल्दी रखने के लिए कम से कम 20 केमिकल चाहिए। बीटा सेल को हेल्दी रखने के लिए 8 से 10 चाहिए और रिसेप्टर को हेल्दी रखने के लिए 8 से 10 चाहिए। अब उतना केमिकल यदि एलोपैथ में हम यूज करने जाते तो हमको लाभ से ज्यादा नुकसान होता। तो हमने एलोपैथ में क्या किया, हम एलोपैथ में शुगर को कैसे मैनेज करते हैं वो आप समझिए। एलोपैथ में 2 तरीके से हम शुगर को मैनेज करते हैं। शुगर बढ़ रहा है, कारण क्या है, बीटा सेल सही से काम नहीं कर रहा है और रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहा है। पर एलोपैथ में हम 2 तरीके से शुगर को मैनेज करते हैं। पहला, ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद आंत में लाया जाता है, आंत से किडनी में लाया जाता है और किडनी में आने का मतलब कि वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। किडनी में आने का मतलब होता है कि वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो पहला, ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब करके किडनी में लाया जाता है, सॉरी इंटेस्टिनल में लाया जाता है, किडनी में लाया जाता है और फिर वो बाहर निकलता है। अब शुगर कंट्रोल हो रहा है, यूरिन के थ्रू बाहर जब निकलेगा तो शुगर अपने आप नॉर्मल लेवल में आ रहा है। पर मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं कि कुदरत ने शुगर को किस लिए बनाया था, यूरिन के थ्रू बाहर निकलने के लिए? कुदरत जिस समय शुगर को बनाया था वो इसके लिए बनाया था कि हम ज्यादा हो जाएगा तो यूरिन के, नहीं, कुदरत इसलिए बनाए थे कि उसका एनर्जी बने। और जब वो एनर्जी नहीं बनेगा तो आप समझ लीजिए कि उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे, हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। और दूसरा, कैसे एब्जॉर्ब शुगर को कम किया जाता है एलोपैथ में कि एक केमिकल डाला जाता है। जितना भी आप टैबलेट खाते हैं उसमें एक केमिकल होता है, जो केमिकल बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन निकालता है। जो केमिकल बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन निकालता है, लेकिन उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। जो हम लोग दवा खा रहे हैं वो बीटा सेल को न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, केवल एक केमिकल डाल के उसको स्टिमुलेट करके इंसुलिन निकालता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं कि एक गाय माता है, गाय माता को हम खाना नहीं दे, खाना मतलब चारा, खाना उसको नहीं दे और डेली उसको इंजेक्शन डाल के दूध निकालिए तो गाय माता दूध देंगी, लेकिन कब तक दूध देंगी?
गाय को आप चारा मत दीजिए फॉडर, और उसको इंजेक्शन डाल के दूध निकालेंगे तो एक दिन गाय क्या करेगी मालूम है आपको? क्या करेगी? गाय मर जाएगी। ठीक यहाँ पे बीटा सेल के साथ हो रहा है कि बीटा सेल का काम स्लो क्यों हुआ? क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे जो केमिकल दवा हम लोग यूज कर रहे हैं, एलोपैथ दवा जो यूज कर रहे हैं, वो बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन निकालने के लिए विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो धीरे धीरे करके बीटा सेल का काम खत्म हो जाता है और तब हम बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। चूंकि यहाँ पे देखिए काम कहाँ पे हो रहा है, ना बीटा सेल पे काम हो रहा है, ना रिसेप्टर पे काम हो रहा है। तो इसके लिए कहा जाता है कि डायबिटीज एक बार आ गया तो पूरे जीवन पर्यंत रहेगा। आपके ध्यान में आ रहा? क्योंकि शुगर को एनर्जी में बनाने का तंत्र कौन कौन सा है? बीटा सेल और रिसेप्टर। यहाँ पे हम बीटा सेल को टच ही नहीं कर रहे। बीटा सेल को टच कैसे कर रहे हैं? केवल इंसुलिन निकालने के लिए, उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। तो पहले से न्यूट्रिशन